स्टार्च है एंड पोटैटो का जो है दोनों डिफरेंस है, दोनों को डाइजेस्ट होने में अलग अलग टाइम लगेगा, यही बोल रहा है. In the raw form, they are indigested, but when heated or cooked in the presence of water, the starch granules swell and eventually gelatinize. ठीक है, जब हम देखते हैं ना राइस कच्चा होता है या पानी से धोते हैं तो उसका पानी बहुत पतला सा होता है, लेकिन जब हम कुक कर देते हैं पानी डाल के तब उसका जो राइस वाटर होता है, हिंदी में माड़ भी बोलते हैं उसको, वो देखेंगे आप थिक हो जाता है, थोड़ा जेलेटिनाइज होता है ना, थोड़ा सा जेली जैसा हो जाता है. तो उसमें स्वेलअप हो जाता है, उसके जो स्टार्च है वो फूल जाते हैं कुक होने के बाद या पानी में सोक होने के बाद देर तक, तो वो फूल जाता है और वो गाढ़ा हो जाता है. ठीक है, दिस मेक्स देम मोर इजी टू डाइजेस्ट, और इसीलिए जो माड़ होता है वो बहुत आसानी से पच जाता है. लूज मोशंस में हम अगर बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है तो सिर्फ राइस वाटर देते हैं पेशेंट्स को, अगर 5-6 दिन तक उसको लूज मोशन ही हो रहा है और तब एडमिट हुआ है तो उस केस में हमको सिर्फ प्लेन राइस वाटर विद सॉल्ट देना है और कुछ भी नहीं. सबसे इजीएस्ट फॉर्म है वो डाइजेस्ट होने का. ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू स्टार्च इन कंपोजिशन बट इज एंड कई बार क्या होता है गांव में लोग स्टार्च बच्चे को मार बहुत खिला देते हैं, ज्यादा खिला देते हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चा मोटा हो जाता है. ठीक है, क्योंकि उसको पचाने में भी, हर चीज पचाने में भी एनर्जी लगती है, कैलोरीज लगती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में एंड फैट्स को डाइजेस्ट करने में, कार्ब को डाइजेस्ट करने में अलग अलग एनर्जी लगती है. लेकिन जो स्टार्च हम राइस वाटर है वो बहुत ही सिंपल फॉर्म है, तो उसको डाइजेस्ट करने में कोई मेहनत नहीं लग रही, कुछ एनर्जी नहीं लग रही. तो अगर बहुत ज्यादा कोई रोज रोज राइस वाटर खाता है तो उसका वेट गेन भी इजीली होगा. ठीक है, ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू स्टार्च in composition but is made from glucose only by animals and not by plants. Some amounts of stored in the liver and muscle which act as a energy reserve. वो जो स्टोर हो जाता है बॉडी में वो रिजर्व की तरह काम करता है, जब हमें कभी खाना नहीं मिल रहा तो हम उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. हाँ मैम, हमारे घर में एक 6 महीने का छोटा बच्चा, उसको लूज मोशन था, तो उसको 3 दिन तक मैंने 1 चम्मच चावल उबाल के उसका पानी उसको 1-1 चम्मच पिलाया, तो वो काफी हद तक ठीक है. काफी इम्प्रूव हुआ है ना. और उनका वाटर इनटेक भी ध्यान दीजिएगा कि वो वाटर अच्छे से ले, राइस वाटर से ही उसका वाटर इनटेक कंप्लीट हो जाएगा अलग से, क्योंकि वो लिक्विड डाइट पे ही होगा तो उसको अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है. हाँ जी. हाँ, और ऐसे बच्चों में जनरली लूज मोशन का रीजन क्या होता है, कई बार ऐसे बच्चे जब क्रॉल करते हैं ना तो वो चप्पल होती है घरों में ना, और नीचे जो पड़ी चीजें होती हैं उनको मुंह में डालते हैं तो काफी इन्फेक्टेड होती हैं, तो उसको जब वो मुंह में डालते उस वहां से उनको इन्फेक्शन होता है. तो उसका ध्यान रखना है कि फ्लोर क्लीन हो और जो नीचे की पड़ी चीजें ना दे और ना जाने दे, और जो भी वो उसको उस टाइम थोड़ा टीथ भी आने का टाइम होता है, लाइक उसका जॉ जो होता है वो बराबर होने लगता है. ठीक है, थोड़ा हार्ड होना स्टार्ट होने लगते हैं, तो क्योंकि 6 मंथ से स्टार्ट होने लगता है आपका ये यहाँ पे बेस बनना सब कुछ गम्स में, तो वो उसको क्रेविंग होती है कुछ चबाने का, उसको इचिंग होती है तो मन करता है उसको कुछ चबाने का. तो बेस्ट टीथर उसको देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सजेस्ट लाइक पील करके कैरेट दे दो, तो वो आप चबाएगा, पूरा कैरेट पील करके देना है, तो वो जब चबाएगा तो उसको बहुत सूदिंग लगेगा. ऐसे तो रेडीमेड टीथर्स आते हैं प्लास्टिक के एंड बहुत सारे जो सिलिकॉन के आते हैं, बट दिस इज नेचुरल एंड ये बहुत ही उसको सूट भी करेगा और थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन भी उसको मुंह में जाएगा, थोड़ा जूसेस वो जब दबाएगा तो थोड़ा जूस जाएगा, तो दैट इज गुड थिंग. मैम नारियल की गिरी भी दे सकते हैं, नारियल की गिरी. हाँ, नारियल की गिरी भी दे सकते हैं, वो भी चबा सकता है. कई बार नारियल अगर उसको लूज मोशन हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है नारियल जैसे फर्स्ट 6 मंथ जो 6 मंथ जो स्टार्ट करते हैं वीनिंग, तो उस टाइम में नारियल थोड़ा सा किसी किसी को डाइजेस्ट नहीं करता है, तो अगर उसको सूट कर गया बच्चे को तो ठीक है, नहीं तो नारियल और वीट की चीजें उसको 9 मंथ के बाद से देनी चाहिए. फर्स्ट 3 मंथ जो है 6, 7, 8 इसमें अवॉइड करना चाहिए. इन फर्स्ट 3 मंथ्स में सिर्फ सिंपल चीजें राइस, आलू एंड बॉइल्ड एप्पल, बस इतना ही चीज है, बहुत सारी चीजें मत दीजिए, नहीं तो फिर डाइजेशन उसका वीक हो जाएगा. ठीक है, कम चीजें देनी है और धीरे धीरे स्टार्ट करनी होती है वीनिंग में, ये ध्यान रखना होता है.
Then sucrose, sources of and function of carbohydrate. Sources क्या है कार्बोहाइड्रेट के? Plant from sugars in their leaves by the action of sunlight and store them in their roots. जो सनलाइट से एनर्जी होती है, ठीक है, वो कैप्चर कर लेते हैं प्लांट्स और उससे फूड बनाते हैं खुद से फोटोसिंथेसिस करके और अपने में स्टोर कर लेते हैं. कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, अपने रूट में स्टोर करते हैं, जैसे कि पोटैटो, वो एक अपने पोटैटो वाले पार्ट में स्टोर करता है, या फिर कैरेट है, वो कैरेट वाला पार्ट में स्टोर करता है. कुछ प्लांट्स हैं जो लीफ में स्टोर करते हैं, जैसे कि स्पिनच हो गया, साग हो गए, तो वो अपने लीफ में स्टोर करते हैं. तो कहाँ पे उन्होंने फूड को स्टोर किया है प्लांट, हम वही चीज खाते हैं, ठीक है, तो हमें वहां से एनर्जी मिलती है. कुछ सीड्स में सेव करते हैं, जैसे कि बीन्स वगैरह हैं या फिर दाल, लेग्यूम्स होते हैं, वो अपने सीड्स में स्टोर करते हैं फूड को. The starch is a major energy reserve for most plant and thus in turn provides to major part of man's food and energy as well. ठीक है, तो ये एनर्जी देने का मेन सोर्स है. Apart from sugars like lactose and fructose, which are available from milk and fruits and honey respectively. लैक्टोज कहाँ से मिल रहा है? मिल्क से. फ्रुक्टोज कहाँ से मिल रहा है? फ्रूट से, ठीक है, तो ये बताया. एंड हनी कहाँ से मिल रहा है? वो भी फ्रुक्टोज से हनी भी मिल रहा है. ओके, हनी से फ्रुक्टोज मिल रहा है. अदर शुगर्स वुड नॉट हैव बीन अवेलेबल थ्रू डाइट विदाउट द एडिशन ऑफ सुक्रोज एंड ग्लूकोज सिरप इन जैम, केक्स, बिस्किट, आइसक्रीम एक्सेट्रा, विच आर द पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट टुडे. तो ये सब सोर्सेज हैं जिससे हमें शुगर इजीली मिलता है. हेंस मेन सोर्सेज ऑफ sugar in diet are sugar, sweets, chocolates, milk, fruits, fruit products, biscuits, cakes. Main sources of starches are bread, potato, cereal products. हम bread के जगह हम चपाती भी लिख सकते हैं या wheat products भी लिख सकते हैं, ठीक है. Fiber are vegetable and cereal product. Fiber कहाँ से मिल रहा है? Fiber are present in vegetable and cereal product. Present मिस हुआ है यहाँ पे, ठीक है. तो हमें जो फाइबर है दैट आल्सो कम्स इन कार्ब्स में ही आएगा, बट फाइबर जो होता है वो ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ एनिमल डाइजेस्ट कर सकते हैं. हम सिर्फ उसको अपना इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए खाते हैं. Refer to table 2.24 for different type of carbohydrate and their sources. Now functions. फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का? तो ये एनर्जी का सोर्स है, हमें एनर्जी देता है, कुछ भी काम करने के लिए हमें एनर्जी लगती है, ठीक है. प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट. यहाँ पे अगर पहले फर्स्ट पॉइंट करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ग्लूकोज इज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द बॉडी सेल्स. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स 4 किलो कैलोरी. मैं फर्स्ट सेकेंड क्लास में भी बताया है ये चीज. RBCs are particularly dependent on glucose. It is also indispensable for the maintenance of functional integrity of the nerve tissue and under normal circumstances. So brain always need glucose. हमेशा supply चाहिए. RBC that means red blood cell, red blood corpuscle होते हैं जो blood का main component है, तो उसको भी glucose चाहिए काम करने के लिए, ठीक है. It is the sole source of energy for the brain, ठीक है. Similarly, glucose is important for heat muscle, although fatty acids are the preferred regular fuel of heart muscle. Okay, जो fatty acids हैं वो किसको फ्यूल देते हैं? हार्ट मसल. हार्ट इज अ व्हाट? मसल ओनली. पूरा जो हार्ट है वो सिर्फ मसल है, उसमें और कुछ भी नहीं है. तो उसको कौन फ्यूल देता है काम करने के लिए? हार्ट बीट के लिए पार्ट्स देते हैं. ओके. ग्लाइकोजन इन कार्डियक मसल इज एन इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी सोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल एनर्जी, ठीक है. जब कभी सप्लाई नहीं हुआ उस केस में ग्लाइकोजन जो हमारे बॉडी में थोड़ा सा स्टोर है वो काम करेगा. इन द डैमेज्ड हार्ट, poor glycogen store or low carbohydrate intake may cause cardiac symptoms of
एंजिना पेक्टोरिस होता है, एक डिजीज है जिसमें हार्ट प्रॉपरली जो रिदम है हार्ट का लब डब जो फंक्शन करता है वो उस रिदम में नहीं कर पाता है, तो इसको एंजाइना बोलते हैं। कार्डियक मीन्स हार्ट, जहाँ पे भी कार्डियक लगा हुआ है दैट मीन्स हार्ट। तो ग्लाइकोजन प्रॉपरली स्टोर नहीं है किसी केस में, किसी केस में, तो फिर क्या होगा, हार्ट को प्रॉपर एनर्जी सप्लाई नहीं मिला और वो प्रॉपरली रीच नहीं कर पाएगा। ठीक है। प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट, प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, presence of sufficient carbohydrate to meet energy demand prevents the challenging of too much protein for this purpose. The protein sparing action allow the major portion of protein to be used for its basic structure purpose of tissue building. Therefore, patients who are unable to eat the temporarily administered 5% glucose solution intravenously. क्या होता है? प्रोटीन का एक्चुअली काम है सेल बिल्डिंग, ठीक है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला है उस केस में प्रोटीन क्या काम करना लगेगा? वो एनर्जी गिविंग का काम करने लगेगा। प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है? 4 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम प्रोटीन देता है 4 किलो कैलोरीज। ठीक है, तो प्रॉपरली प्रोटीन अपना काम करे इसके लिए प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट जो है उसके लिए कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होना बहुत जरूरी है। हमें पूरी तरह से कभी भी पेशेंट का कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। Anticholinergic effect. Presence of carbohydrate is necessary for normal fat metabolism. In the absence of sufficient carbohydrate, एक तरह की डाइट होती है, कीटोजेनिक डाइट एक होती है, एंड एपिलेप्सी पेशेंट में भी हम उसी तरह की हाई फैट डाइट देते हैं जिसमें कि फैट से एनर्जी सप्लाई होती है, कार्ब्स बहुत ही मिनिमम अमाउंट में देते हैं, लेकिन उस केस में भी हम कार्ब्स थोड़ा देते हैं ताकि वो कार्ब्स को जो डाइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए वो कार्ब्स के थ्रू मिले। ठीक है, larger amount of fat are used for energy than the body is equipped to handle. This results in incomplete oxidation and accumulation of ketone bodies. जब भी कुछ टूटता है, फैट टूटता है, तो वो कीटोन बॉडीज बनाता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपरली वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, तो कीटोन बॉडीज जो है वो एक्सेस हो जाती है और फिर एक्यूमुलेट हो जाती है मसल्स में और फिर वो पेन करती है। Presence of carbohydrate is necessary for normal metabolism. So, presence of carbohydrate जरूरी है किसके लिए? फैट के लिए भी जरूरी है, प्रोटीन के लिए भी जरूरी है, ताकि ये दोनों प्रॉपरली फंक्शन कर सके एंड डाइजेशन उनका प्रॉपरली हो सके। जो लैक्टिक एसिड की बात है यहाँ पे, जब भी हम जब बहुत ज्यादा दौड़ते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन या बच्चे कभी स्पोर्ट्स में जब दौड़ते हैं तो उनका मसल क्रैम्प होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, मसल में पेन हो जाता है, दर्द हो जाता है किसी एक एरिया में और काफी देर तक वो रहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कीटोन बॉडीज जमा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतना जल्दी उसको एनर्जी चाहिए वहाँ के सेल को, तो वो जल्दी टूटा वहाँ पे बहुत सारा ग्लूकोज, और वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई, उसके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। जब भी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा एनर्जी देने के लिए, तब वहाँ पे उसको ऑक्सीजन भी चाहिए होता है। अगर ऑक्सीजन वहाँ पे उतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो फिर वहाँ पे कीटोन बॉडीज जमा हो जाते हैं, कीटोन बॉडी के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो पेन करता है। तो उस केस में ध्यान रखना है कि हॉट वाटर देना है एंड वाटर इनटेक बढ़ाना है।
इसीलिए हम योगा में ब्रीदिंग करवाते हैं ताकि ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहे बॉडी का एंड कैपेसिटी ज़्यादा रहे सेल्स में ऑक्सीजन कैरी करने का, और जितना ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसको पूरी तरह से यूज़ करें। क्योंकि कई बार क्या होता है जो नॉर्मल इंसान है, जो नॉन योगिक है, वो जो जितना ऑक्सीजन लेते हैं, मान लीजिए हम एयर में जो 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका हम पूरी तरह से यूज़ नहीं करते हैं, हम थोड़ा यूज़ करके बाहर निकाल देते हैं, आधा मतलब अनयूज बाहर चला जाता है, फुल यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन जो योगा प्रैक्टिस करते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा, तो उनमें वो कैपेसिटी कर पाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका ऑक्सीजन यूटिलाइज कर पाए जो वो ले रहे हैं एयर से। एयर तो सबके लिए बराबर है, बट उनमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है उसको कंज्यूम करने का, उसको यूज़ करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, एंड लंग्स में भी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है उसको होल्ड करने की। सो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। जहाँ पे ग्लूकोज टूट रहा है तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए योगा वहाँ पे हेल्पफुल होता है। डाइट तो है ही है। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? अभी लैक्टोज एक कंपोनेंट है जो मिल्क में होता है, ठीक है, वो हर मिल्क में होता ही होता है। तो in case of lactose intolerance, the indigestion of lactose leads to passage of sugar to the large bowel, where it is fermented to produce SCFA and gases. Such cause discomfort. Lactose is present in dairy products such as milk, cheese, yogurt, ice cream, etc. And these food are need to be avoided. जिसको भी मिल्क प्रोडक्ट खाने से गैस फॉर्मेशन होता है, डिस्कम्फर्ट हो जाने लगता है एंड लूज मोशन होता है, उनको ये अब नहीं खाना है। उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, वो कर्ड खा सकते हैं, क्योंकि मिल्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही हेल्दी होती हैं, लाइक विटामिन ए, विटामिन ई, तो वो बहुत ही नेसेसरी होती हैं, जो इजीली अवेलेबल सोर्स है ये। क्योंकि तो उस केस में पेशेंट को कर्ड दिया जा सकता है, क्योंकि जो मिल्क में लैक्टोज था वो कर्ड बनने के बाद लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो पेशेंट आराम से डाइजेस्ट कर सकता है। यहाँ पे योगर्ट दिया हुआ है, बट पेशेंट कैन हैव योगर्ट, यहाँ से आप योगर्ट को काट दीजिए। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में पेशेंट योगर्ट और कर्ड खा सकता है। आजकल काफी सारे एंजाइम्स भी आ गए हैं। यामू एक एंजाइम है जो पेशेंट को टैबलेट के फॉर्म में आता है, वो पेशेंट खा के फिर मिल्क भी खा सकता है, उसको वो एंजाइम मिल जाता है वहाँ से, बट इतना प्रैक्टिस में नहीं है। तो एज ए पेशेंट को कोशिश करना है कि आप सारे मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दीजिए जिसमें भी मिल्क के फॉर्म में गया, लाइक छेना, पनीर, चीज़, ये सारी चीज़ें बंद होंगी। जस्ट यू कैन हैव योगर्ट और कर्ड। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस इज अ डिजीज जहाँ पे जो पैनक्रियाज था डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो उसका जो फंक्शन है वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है। क्या फंक्शन है उसका? इंसुलिन सिक्रीट करना, ठीक है। तो इंसुलिन क्यों चाहिए? जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज जो बनता है वो सेल्स को चाहिए होता है काम करने के लिए, तो उस सेल्स को पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है, ठीक है। तो इंसुलिन कौन सिक्रीट कर रहा है? पैनक्रियाज, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के फिगर में देखा था, स्टमक के नीचे होता है, ठीक है, थोड़ा बैक साइड में होता है वो। कई बार इसमें डायबिटीज मेलाइटस बहुत सारे रीजन से हो सकता है। या तो बहुत फैटी है पर्सन, सेंट्रल ओबेसिटी, लाइक पेट के आसपास बहुत ज़्यादा फैट है, तो पेशेंट को जो पैनक्रियाज है फंक्शन नहीं कर पाएगा। सेकेंड थिंग, अगर कोई इंजरी हुई है, पेट के आसपास इंजरी हुई है, तो भी पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है और उसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। एंड सेकेंड, समटाइम्स इन्फेक्शन हो जाता है किसी रीजन से, तो इस केस में भी डायबिटीज हो सकता है। बट मोस्टली जो केसेस होते हैं वो ओबेसिटी की वजह से होते हैं, इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दिन भर बैठे रहते हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी ये एक तरह से पेंडेमिक समझ लीजिए, डायबिटीज़ हो चुका है पूरे इंडिया में, बहुत ज़्यादा केसेस हैं। आई थिंक सेकेंड नंबर पे है डायबिटीज़ केसेस इंडिया में, तो अभी ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे डाइट का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि
डायबिटीज मेलाइटस ऐसी बीमारी है जो सिर्फ डिजीज से कंट्रोल नहीं, सिर्फ मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो सकती. पेशेंट हैव टू डू डाइट along with medicine or they can control by diet only. Okay. And थोड़ा एक्सरसाइज भी करना होता है. Diabetes may be diagnosed as an exaggerated response in blood glucose concentration following injection of fixed amount of glucose. The most common form of diabetes are insulin dependent diabetes mellitus, that is IDDM या टाइप 1 भी बोलते हैं इसको. ठीक है, ये वाला केसेस काफी कम होता है कंपेयर टू T2DM. T2DM एंड T2D1 भी बोलते हैं इसको. लाइक T2DM मीन्स टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है, वो भी फॉर्म है इसको. जनरली प्रिस्क्रिप्शन में हम T2DM ही लिखते हैं कैपिटल में, T2DM, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस. Diabetes is not complete word. We have to say diabetes mellitus. Scientifically इसको पूरा नाम बोलना है. The most common form of diabetes are insulin dependent, type 1, and non-insulin dependent, that means type 2 diabetes. Okay, NIDDM, or we can write T2DM. IDDM result from the autoimmune डिस्ट्रक्शन. कभी आप किसी पेशेंट का, अगर कोई आपके घर में डायबिटिक पेशेंट हो तो उनका कभी प्रिस्क्रिप्शन में देखिएगा डॉक्टर्स T2DM करके लिखते हैं. या डाइटिशियन को कभी कंसल्ट किया होगा जो अच्छे डाइटिशियन है, दे मस्ट राइट कॉम्प्लिकेशन में T2DM. ऑफ द ए सेल एंड एंडोक्राइन पेनक्रियाज. पेनक्रियाज क्या है? एक एंडोक्राइन पार्ट है जो कि सिक्रीट करता है हार्मोन्स. The consequence of which is insulin insufficiency. क्या हो रहा है? इंसुलिन दे तो रहा है, सिक्रेट तो कर रहा है, लेकिन इतना नहीं कर पा रहा कि वो जो ग्लूकोज है वो सेल्स तक पहुंचा सके. उसका काम है सेल्स तक पहुंचाना, अवेलेबल कराना. तो इनसफिशिएंट हो रहा है. ठीक है, कम हो रहा है. in this the patient requires exogenous supply of insulin. exogenous मतलब exo मतलब बाहर. ठीक है, तो बाहर से इंसुलिन देने की जरूरत पड़ती है. The amount of carbohydrate and frequency of feeding is modified and depends on the insulin dose, type of insulin and weight of person. ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके बोलती हूँ. 2 टाइप ऑफ डायबिटीज है. ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 में उसमें इंसुलिन पे बेस्ड होता है पेशेंट, उसको इंसुलिन दिया जाता है. ठीक है, और वही इंसुलिन जो बाहर से दिया जा रहा है उसको एक्सोजेनस सप्लाई बोलेंगे, बाहर से दिया जाने वाला. और जो भी हम खाना खाएंगे उसका जो ग्लूकोज है वो बाहर से देने वाला इंसुलिन सेल्स तक पहुंचाएगा और पेशेंट का शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा. ठीक है. सेकेंड जो बहुत कॉमन है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है, उस केस में बाहर से इंसुलिन नहीं दिया जाता, पेशेंट को मेडिसिन पे रखा जाता है ताकि वो जो पेनक्रियाज है उसको थोड़ा सा एक्टिवेट किया जाए और अच्छे से इंसुलिन निकाले. ठीक है, एंड जो इंसुलिन जो भी सिक्रीट हो रहा है, जितना भी हो रहा है 30% या 20%, वो इफेक्टिव रहे उसके लिए मेडिसिन दिया जाता है. ठीक है, एंड सेकेंडरी पार्ट क्या है कि डाइट ऐसी दी जाती है जो एकदम से ज्यादा ग्लूकोज नहीं दे, थोड़ा 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 करके ग्लूकोज सप्लाई करे. ठीक है, तो फाइबर रिच होना चाहिए डाइट में, जिससे कि जो ब्लड में इमीडिएट ग्लूकोज सप्लाई नहीं हो, थोड़ा 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 करके हो, जिससे कि जो फ्लक्चुएशन है, जनरली डायबिटीज में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, एकदम से हाई होगा ग्लूकोज, फिर लो हो जाएगा, फिर हाई हो जाएगा, तो ये चीजें रहती है, तो उससे ऑर्गन्स में बहुत बुरा असर होता है. तो हमें ऐसा खाना देना है जिससे कि पेशेंट का ग्लूकोज बढ़े ही ना. ठीक है, शुगर लेवल एकदम से बढ़े ही ना, क्योंकि पेशेंट की कैपेसिटी नहीं है एकदम से इंसुलिन देने की. तो हमें ऐसा खाना देना है जो एकदम से ग्लूकोज नहीं बढ़ाए, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा ही करके ग्लूकोज दे. तो मंत्रा इसका क्या है, वी हैव टू गिव 6 मील्स, 3 मेजर मील्स एंड 3 इन बिटवीन मील्स. ठीक है, तो छोटा सबसे मॉर्निंग में जैसे टी बिस्किट हुआ या फिर मखाना हो गया, उसके बाद ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद फ्रूट्स दिया, फिर लंच दिया, फिर एक मिड इवनिंग स्नैक्स दिया, फिर मेन मील डिनर दिया, और उसके बाद एक बेड टाइम मिल्क. ठीक है, तो डिवाइड करके देना है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स इसका
मेन जो रूल है डाइट बनाने का, वो डायबिटीज का ये है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स. ओके, नेक्स्ट इज health aspect. The main work of all sugar and starches are to provide, we should say here, carbohydrate. Okay, the main work of carbohydrate are to provide energy to the body, but they also have physiological impact as well. उनका एक physiological impact भी है. Excessive consumption of sugar is associated विद टूथ डिके. अगर बहुत ज्यादा चीनी खाएंगे तो हमारे टीथ में स्टिक हो जाएगा और फिर वो क्या करेगा, बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो कर जाएगा एंड डीके कर देगा. ठीक है, ओबेसिटी हो गया, लोग मोटे हो जाएंगे ज्यादा शुगर खाने से. हार्ट डिजीज हो जाएगा. हार्ट डिजीज क्यों होगा, ज्यादा मोटे होंगे, ज्यादा फैट डिपोजिशन होगा. ज्यादा फैट डिपोजिशन होगा तो क्या होगा, आर्टरीज में फैट के जो पार्टिकल्स हैं वो जमा होने लगेंगे और फिर वहां पे फैट डिपोजिशन होने लगेगा और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा. ठीक है, एंड द बॉवल डिजीज भी होने लगता है. क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा फैटी बॉडी हो गया, इतना ओवरलोड होने लगा है खाने का, जिससे कि जो बॉवल है हमारा वो हेल्दी नहीं है और प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है अच्छे न्यूट्रिएंट्स को, लाइक मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स को. ठीक है, लाइक appendicitis and bowel cancer. अगर हमारा bowel अच्छा नहीं है, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये इंक्लूडिंग होता है इसमें, तो ये दोनों हेल्दी नहीं है, क्लीन नहीं है, तो क्या होगा, अपेंडिसाइटिस हो सकता है या फिर बाउल कैंसर हो सकता है. वहाँ पे बहुत दिनों से कुछ जमा है, कचरा जमा है, लाइक जो फीसेस है वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, कैंसरस बनाएगा उस एरिया को और वो कैंसर होने का रीजन एक हो सकता है. ठीक है, अपेंडिक्स एक पार्ट है हमारी बॉडी में जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट होने के लिए जो बैक्टीरियाज होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया, वो देता है. ठीक है, वो ग्रो करता है. तो क्योंकि उसको ज्यादा ग्रो करने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है ज्यादा खाना खाने की वजह से, तो अपेंडिक्स जो हमारा बॉडी का पार्ट है वो इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस. जहाँ पे आइटिस लगा है, दैट मीन समझ लीजिए वो जो पार्ट है, नॉर्मल पार्ट, उसमें स्वेलिंग हो गई है, फूल गया है. ठीक है, लाइक पेनक्रिएटाइटिस, अपेंडिसाइटिस या फिर एलिफेंटाइटिस. जहाँ भी आइटिस जुड़ा है वहाँ पे समझ लीजिए कि वहाँ पे स्वेलिंग होके रखी है, वो जो पार्ट है वो फूल चुका है. ठीक है, however, when low-fat diet are eaten, energy can be supplied by fiber-rich, starchy food rather than sugar diet. For some people, especially children, digesting lactose in a problem and results in digestive disturbance. This is also known as lactose intolerance. ठीक है, उनको digestive disturbance होगी तो इसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस, जहाँ पे भी लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे बच्चे तो उसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलेंगे. आजकल केसेस ज्यादा होते जा रहे हैं क्योंकि आजकल जो वेस्टर्न डाइट्स है वो ज्यादा आने लगी है. अभी रिसर्च हुई रिसेंटली फॉरेन में, उसमें एक जो साइंटिस्ट था वो इंडियन था, उन्होंने रिसर्च की है जो दाल चावल होता है उससे हमारे जो जेनेटिक डिजीजेस हैं बहुत सारे आने लगे हैं आजकल. ये एलर्जी होना या फिर कुछ नई नई चीजें आ रही हैं, तो ये सब क्यों हो रहा है, एंड इसके लिए जो रेमेडी है जो ठीक करने का काम करता है वो दाल चावल बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. ठीक है, तो वहाँ पे सर्वे किया गया, ठीक है, गिनी पिग्स पे. तो कुछ ग्रुप्स थे जिनको पिज्जा बर्गर खिलाया गया, कुछ ग्रुप्स थे जिनको दाल चावल खिलाया गया और कुछ ग्रुप्स थे जिनको रिस्ट्रिक्टेड डाइट खिलाई गई जिसमें अलग ही चीजें दी गई. ठीक है, तो 3 ग्रुप्स थे. तो उसमें जो दाल चावल वाला ग्रुप था उनमें देखा गया कि उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं हो रहा है, दे आर वेरी गुड इन हेल्थ. तो इंडियन डाइट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, तो वी शुड स्टिक ऑन दिस. हमारा जो कल्चर है उसमें स्टिक रहना है क्योंकि हमारा इंडिया में इतना सारा वेदर है, इतना वेराइटी ऑफ फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होता है, तो हमें इसको यूज करना है. हमें बाहर का जो कल्चर है पिज्जा एंड बर्गर, इसमें वहाँ क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो लोग एक ही वेजिटेबल को कैन में स्टोर करके फिर उसी को बनाते रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है.
तो हमें जो हमारा लग्जरी है उसको छोड़कर जो वेस्टर्न में जो लेफ्ट ओवर्स खाने की हैबिट है उसको छोड़ना है, नहीं तो इस तरह की नई नई डिजीजेस बहुत सारी आती रहेंगी। ठीक है। नॉर्मली आफ्टर अ मील व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीजेस, जब भी हम खाना खाएंगे तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है ना। जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स को क्या करते हैं, पहले एक फास्टिंग टेस्ट करते हैं, फिर पीपी करते हैं। पीपी क्यों करते हैं, ताकि चेक करते हैं कि खाना खाने के बाद उसका लेवल क्या हुआ है ना। तो इससे क्यों करते हैं, दैट मीन्स हम जान रहे हैं कि खाना खाने के बाद ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है ना। द पेप्टाइड हार्मोन्स सच एज polycytokinin secreted from endocrine cell within the mucosa of small bowel amplify the response of the B cell of the pancreas, resulting in the secretion of insulin। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है जब भी हम ग्लूकोज खा रहे हैं। इंसुलिन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज बाय ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT4 into the adipocytes and muscle cell and stimulates glycogenesis। और ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, ठीक है। जब तक ग्लाइकोजेनेसिस नहीं होगा हमें एनर्जी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस मतलब बनना, ग्लूकोज का बनना। फैटी एसिड बायोसिंथेसिस thus returning the blood glucose to hemostasis level। तो ब्लड ग्लूकोज क्या होगा, एक हेमोस्टैटिक लेवल बनाएगा, लाइक एक स्टैटिक, एक बराबर का एक लेवल बनाएगा, जिससे कि हमारे बॉडी में प्रॉपर ग्लूकोज सप्लाई होता रहे। This is when the glucose level is high in blood. However, when glucose level falls in case of post-oxidative state, the fall in blood glucose level signals the reversal of pancreatic hormone secretion, that is decreased in insulin and increased glycogen release. Blood glucose level are maintained by the breakdown of glycogen, and in this way the glucose demands of brain, RBC and testis are met। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, टेस्टिस नहीं होगा। ब्लड ग्लूकोज, ग्लाइकोजन जब भी होता है तो ब्लड ग्लूकोज मेंटेन होता है, ठीक है। द ग्लूकोज डिमांड ऑफ ब्रेन एंड आरबीसी एंड टेस्टिस आर मेट। ठीक है, इनको हम ब्रेन को, आरबीसी को हमेशा ग्लूकोज चाहिए, तो वो कहाँ से मेट होगा, हमारा ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन जो सप्लाई कर रहा है, इंसुलिन के हेल्प से जो सप्लाई हो रहा है वो प्रोवाइड करता है। टेस्टिस को भी हमेशा ग्लूकोज चाहिए होता है, तो वो कहाँ से मिल रहा है हमें, इंसुलिन की हेल्प से। जब तक इंसुलिन नहीं मिलेगा तो ब्लड में ग्लूकोज घूमता रहेगा और इन तक नहीं पहुंचेगा, ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, आरबीसी तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, टू मच ऑफ फ्लक्चुएशन इन द प्रोसेस लीड्स टू डायबिटीज। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होगा ग्लूकोज का, लाइक हमने खाया एकदम से बड़ा, लाइक जब भी हम मिठाई खाते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। फिर हम बहुत देर तक फास्टिंग में चले गए तो लो हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशंस हो रहा है। एक बार तो हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, फिर हम फास्टिंग में चले जा रहे हैं तो बहुत लो हो रहा है। तो ये नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना होता है। डायबिटीज विच इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड इफेक्ट्स Diabetes, which is metabolic disorder and affects the normal lifestyle of an individual, is also related to the
amount of glucose in the blood. Diabetes have to monitor and control their total carbohydrate intake in order to keep diabetes under check. हमेशा शुगर लेवल को चेक करते रहना है. शुगर लेवल चेक करने का एक बहुत अच्छा मेथड है HbA1c टेस्ट. ठीक है, ये एक टेस्ट होता है जिसमें कि 3 months प्रीवियस में तक कैसा हमारा ग्लूकोज रहा वो जरूर पेशेंट्स को कराना चाहिए एटलीस्ट 6 month में एक बार. ठीक है, तो उससे हमें पता रहता है हमारा पिछले 3 महीने में शुगर लेवल कैसा रहा. ठीक है, एंड मंथली भी कोशिश करनी चाहिए पीपी फास्टिंग कराने के लिए. एंड सेकेंड थिंग, हमें डाइट ऐसा लेना है जो इमीडिएट शुगर को राइज ना करे, लाइक लो जीआई डाइट बोलते हैं, लाइक जिसमें अचानक से शूट नहीं करे. तो शुगर जो है, शुगर हम खाएंगे, ग्लूकोज खाएंगे तो क्या होगा, एकदम से शुगर मिल जाएगा क्योंकि उसको ब्रेकडाउन होने की जरूरत ही नहीं. ठीक है, तो ऐसा खाना खाना है, लाइक उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ऐसा जो थोड़ा टाइम लगे और धीरे धीरे ग्लूकोज सप्लाई करे बॉडी में. अगर हम ग्लूकोज को मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है, डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो क्या होगा. कई बार पेशेंट्स को लगता है कुछ तो नहीं हो रहा, मैं तो ठीक ही हूँ, शुगर बढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत कभी कभार चक्कर आता है, वीकनेस होता है, और तो कुछ भी नहीं होता, मिठाई खा लेते हैं, ये खा लेते हैं. ठीक है, बट अंदर ही अंदर अगर वो लॉन्ग टाइम तक शुगर लेवल फ्लक्चुएशन चल रहा है तो पेशेंट की किडनी डैमेज हो जाती है. ठीक है, आइज डैमेज हो जाती है, रेटिना डैमेज होता है, उसको रेटिनोपैथी बोलते हैं. किडनी डैमेज होती है, उसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं. ठीक है, तो फिर उसके बाद पेशेंट को बहुत कॉम्प्लिकेशन दिखनी शुरू हो जाती है. कॉम्प्लिकेशन तो पहले भी हो रही होती है मगर वो दिखती नहीं है, लेकिन जब किडनी डिसऑर्डर आ जाता है तब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिखने लगती है. पेशेंट बहुत वीक हो जाता है और कई बार डायलिसिस पे डालना पड़ता है. तो हम डाइट से पेशेंट का शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, पेशेंट को एजुकेट करके. ठीक है, एंड रेगुलर ब्लड शुगर टेस्ट करके हम उसको रेगुलर कर सकते हैं, तो फिर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, उनका सिर्फ हमें ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखना है, दैट इज द मेन रोल ऑफ डाइट. अगर उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन है तो उनकी बॉडी में कुछ भी नुकसान नहीं होगा. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं. कुछ क्वेरी है तो पूछिए. 10 minutes आर लेफ्ट. Namaste, good evening, madam. Good evening, Dr. Suresh. First thing, if we will not allow patients or any person though doesn't want milk, they are irritated with the milk. As you say, we can give the curd, but they are also irritated with curd also. So what is the second option for us? जो दूध और दही के irritated है तो उनको ऐसा क्या दे सकते हैं कि जिससे उनकी आपूर्ति फुलफिल हो जाए. ओके, अगर आप पेशेंट लग रहा है कि कर्ड भी नहीं ले पा रहा है, ठीक है, तो उस केस में, बट एलर्जी जनरली कर्ड से होती नहीं है पेशेंट्स में, लेकिन अगर किसी केस रेगुलरली सम पीपल वी मे या समटाइम्स किसी रीजन से वो नहीं ले पा रहे हैं, नॉट टेकिंग द मिल्क कर्ड और इवन दे आर टेकिंग ब्लैक टी, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक टी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो कोशिश करिए कि ब्लैक टी एंड कॉफी जितना रिस्ट्रिक्ट हो सके हो जाए. मैक्सिमम 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. दे आर नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी. ठीक है, पहले तो उसको रिड्यूस करने बोलिए पेशेंट्स को. सेकेंड थिंग, जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रह जाएगी मिल्क नहीं खाने से, तो हम दूसरे सोर्सेज हैं बहुत सारे, लाइक नट्स हैं एंड लोटस का एक पार्ट होता है दैट इज मखाना. सुना होगा आपने शायद, मखाना. यस मैम. हाँ, दैट इज वेरी रिच इन कैल्शियम. तो मिल्क में जो कैल्शियम होता है, हम मखाना से एवरीडे स्नैक्स की तरह उनको प्रोवाइड करके उनको कैल्शियम डिफिशियंसी से बचा सकते हैं. ठीक है, इवनिंग स्नैक्स के लिए खा सकते हैं मखाना को रोस्टेड करके या फ्राई करके. या रोस्टेड खाना है, दैट इज वेरी गुड. उनको ड्राई रोस्ट करके आयरन पैन में ड्राई रोस्ट करके दे कैन हैव लाइक इवनिंग मंचिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल. एंड अभी तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है डायरेक्टली, लाइक इसका मोस्टली कल्टीवेशन बिहार में होता है,
एंड Okay. बहुत ज्यादा डायरेक्टली बिहार से फॉरेन कंट्री में वहीं से डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी इंडिया में सप्लाई कम हो गया है, तो अभी हमें जरूरत है कि हम इसका कंजम्पशन करें Okay. एंड डिमांड यहाँ पे यहीं पे सप्लाई बनी रहे। तो अभी बहुत ज्यादा बाहर में सप्लाई हो रहा है। Right. एंड अभी मार्केट में फ्लेवर्ड मखानास भी आ गए हैं, वो पहले से फ्लेवर्ड करके फिर उसके बाद लाइक रोस्ट करके फ्लेवर्ड करके फिर बेचते हैं। तो Okay. हमें वो नहीं खाना है एंड वो रेकमेंड नहीं करना है, Okay. बिकॉज इसमें सोडियम कंटेंट ज्यादा होता है। Okay, ठीक है, ma'am. एंड कुछ Thank you. प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, तो प्रेफर करना है जो लाइक White, that one, white and brown. यस वाइट होता है, जो ब्राउन होता है उसकी जो कोटिंग होती है वो रह जाती है समटाइम्स। Okay. वो कोटिंग होती है, दैट इज नेचुरल, तो वो खाना है। Second question is very bad and big. If after lunch or dinner, any person get complete tired, means he is not able to move from the table also. What is a disease? और जो आदमी खाना खाने के बाद टेबल छोड़ने को भी तैयार नहीं हो सकते हैं और कंप्लीट टायर्ड फील करते हैं, एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, आफ्टर स्मॉल नैप दे विल बी ऑल राइट। So what is the kind of disease we can say then? ओके, एक्चुअली खाना खाने के बाद डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसके लिए एनर्जी लगती है, उसके लिए भी एनर्जी सप्लाई होती है। ठीक है, खाने को भी पचने के लिए खाना चाहिए, लाइक उसको भी एनर्जी चाहिए। तो उस केस में पेशेंट बहुत लेथार्जिक लगता है, फील होता है कि सारी एनर्जी वहां जा रही है, तो उसको लेथार्जिक फील होता है। तो वो कम हो, इसके लिए खाने के पहले उनको पानी का सप्लाई कीजिए, पानी देने पीने बोलिए, क्योंकि कई बार पानी की कमी से भी होता है ये। कितना मिनट पहले और कितना पानी पिला सकते हैं? 1 आवर पहले बोलिए उनको अच्छे से 2 ग्लासेस ऑफ वाटर पी ले या 1 ग्लास ऑफ वाटर। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, खाने यूरिन के 1 घंटा पहले, रेगुलराइज करना पड़ेगा, यूरिन सॉरी बिफोर फूड ही उनको देना है ना ये पानी? बिफोर फूड, हाँ 1 आवर बिफोर फूड या उनको पानी पीना है, क्योंकि जब डाइजेशन होता है खाने का तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल भी लगता है। तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है, तो बॉडी में कई बार कम हो जाता है अदर बॉडी पार्ट में, तो फिर वीकनेस या ऐसा कुछ सिम्टम्स आता है। तो उस केस में हमें पहले से अगर पानी पी के रखेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम कम होगी। ठीक है, एंड अगर पेशेंट को थायराइड है, हाइपोथायराइड, उस केस में भी ये चीज देखी जाती है कि प्रॉपर सप्लाई नहीं है तो एनर्जी की, तो वो लेथार्जिक फील होता है। तो उनको चेक करना है कि उनका थायराइड रेगुलेट है कि नहीं। नहीं, रेगुलेट है, थायराइड एंड ऑल दिस चीज आर रेगुलेट, इवन एचबी इज आल्सो रेगुलेट एंड HbA1c बोल रहे हैं आप? 13.5। अच्छा, हीमोग्लोबिन HbA, ओके। तो वो भी इतना ये प्रॉब्लमेटिक नहीं था, बट वो हम लोगों ने काफी सारा मैंने बुक रिसर्च करना देखा, बट ये जो आपने बोला बिफोर वाटर, ये ऐसा सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम अच्छा सॉल्यूशन मिला, विल वर्क ऑन दैट, विल अपडेट आफ्टर 1 वीक। थैंक यू वेरी मच। खाना खाने के टाइम पे अगर किसी को खाना खाने के बाद अगर कोई भी लेथार्जिक हो जाता है, नहीं थक जाता है, तो उसके लिए मैडम ने अभी ये लेक्चर दिया कि उसको खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पिलाना है, और वो पानी से उसको फिर खाना डाइजेशन इजी होगा। हाँ। तो फिर उसके जो डाइजेशन, खाना खाने के बाद लेथार्जिक जनरली इसीलिए होता है क्योंकि वो एनर्जी जो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसको एनर्जी सप्लाई पूरा नहीं हो रहा है, प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। ठीक है, वो लेथार्जिक होता है। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रॉपरली है, और पेशेंट जो जिसका बात कर रहे हैं, तो वो क्या ओवरवेट है? नहीं, रेगुलर वेट में 50 to 54। ओके, एंड थायराइड चेक कराया हुआ है उसने? हाँ, थायराइड भी कराया था, वापस अपडेट कर लेंगे, आपको अपडेट देता हूँ, रिपोर्ट अपडेट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। ओके मैम, मैम जैसे बैठे रहते हैं, अब एकदम से उठते हैं, किसी भी मेटल को छूते हैं तो करंट जैसा लगता है, और करंट लगता ही है, दूसरे आदमी भी छूता है तो उसको भी करंट लगता है। तो ये काफी समस्या है, कुछ दिनों से तो बहुत ज्यादा, पहले कभी कभी होती थी, पर अब तो 4-5 दिन से, 6 दिन से लगातार। पैरों की बात कर रहे हैं आप? पैरों की बात कर रहे हैं? नहीं मैम, हाथ से भी अगर मान लो जैसे दरवाजे का हैंडल छू लिया, नल को छू लिया, एकदम से करंट लगता है, और कई बार तो स्पार्किंग भी होती है।
तो हाँ, मैम ये ये बड़ी जनरली होता समस्या है। है। हर किसी के बॉडी में थोड़ा तो एनर्जी जनरेट होता ही है। तो आप कोशिश करिए, लाइक थोड़ा थोड़ा मूवमेंट बनाए रखिए, बहुत और थोड़ा ग्लोव्स थोड़ा पहनने के लिए प्रैक्टिस कीजिए बहुत। पहले। ग्लोव्स पहनना हाँ है और ग्लोव्स पहनने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा, धीरे धीरे उनका एनर्जीज चेंज करना पड़ता है। उनका रिपोर्ट्स वगैरह मैडम को सब ये कीजिए, उसमें से एनालाइज करना पड़ेगा कि उनका आयन ज्यादा हो रहा है कि नहीं। आयन की कुछ चेंजेस की वजह से ये सिम्टम आता है। हाँ, मैंने पढ़ा था ये ना ऑनलाइन, जैसे काफी दिनों से मैं पढ़ रही हूँ इस चीज के बारे में। तो इस मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब, प्रोटॉन, ये सब हमारे डिसबैलेंस हो जाते हैं, B12 की कमी हो जाती है। लेकिन B12 के इंजेक्शन भी काफी टाइम मतलब ये 6-7 महीने पहले लगवाए थे। पर पहले कभी एक दो दिन होता था। अब तो 5-6 दिन से तो मतलब इतना मतलब डर जैसा माहौल हो गया है ना, किसी भी। खाने में उनको आपको हो रहा है? खजूर वगैरह दीजिए, खजूर हाँ मैम, दीजिए। यस मैम, मुझे ही हो रहा है। मतलब बड़ी डिस्टर्ब सी लाइफ हो गई है। मैं एक जगह डर के बैठी रहती हूँ, या कोई रुमाल हाथ में रखती हूँ, किसी हैंडल को छूना है, नल का चलाना है, मतलब समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्यों हो रहा कब है। से हो रहा है ये आपको? मैडम मैं 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, तो कुछ चेंजेस लाए आपने लाइफस्टाइल बस में या डाइट में? मैम ये बस मैंने पढ़ा था कि नंगे पाँव जमीन पे ज्यादा रहो, तो जिससे कि वो ठीक रहता है। लेकिन मैं हाँ, नंगे वो पाँव पास भी, होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। हाँ जी हाँ, जनरेट हो नंगे रही है, पैर रहती हूँ। लाइक। हम्म। हाँ, लेकिन कभी जैसे किचन में काम कर रहे हैं, चप्पल हम्म। पहनी हुई है, आधा पौना घंटा हो गया, और फिर अचानक से हमने किसी चीज को छू दिया तो बड़ी जोर से एकदम से मतलब करंट लगता है। ये बड़ी अजीब सी हालत हो गई है हाँ, दैट अब। इज नॉट नेचुरल। ये किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। हर कोई जनरेट कर रहा होता है एनर्जी। हर एक सेल में एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी होती है। तो किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो इसके लिए थोड़ा मूवमेंट बनाए रखिए, लाइक हमेशा कुछ कुछ करते रहेंगे तो फिर शायद ये चीजें कम होंगी। हाँ मैम, क्योंकि कोई इसका मतलब कोई इलाज भी नहीं समझ में आया। मुझे लगा कि मैं डॉक्टर से बात करूं, तो पर थोड़ा शर्म आती है, क्या बोलूं, जो भी सुनते हैं हंस पड़ता है। आप नहीं, ये भी चीजें हंसे ही होती हैं। पहले। मेटल को छुएंगे अचानक से तो आपको करंट लगेगा, होता है समटाइम्स। हाँ विंटर्स में बिल्कुल। कई बार होता है एंड बढ़ जाता है। आप ऐसे भी आप विंटर्स में देखेंगे कंबल को ऐसे आप रगड़िए अंधेरे में तो हाँ आपको मैम, है ना, वो तो होता ही है इलेक्ट्रिसिटी मैम। जनरेट होती है। लेकिन मैंने तो बिल्कुल कॉटन पहनती हूँ गर्मियों में भी। ऐसा कुछ नहीं, बस एक बार ना थोड़ा सिंथेटिक सा टी शर्ट पहन लिया था। उस दिन तो बहुत ज्यादा था, तो मुझे समझ में आया, मैंने तुरंत उसको उतारा। हर 5 मिनट में, चाहे मैं नंगे पैर भी चल रही हूँ तब भी। तो अब तो बिल्कुल कॉटन है, लेकिन अभी भी जैसे मैं बैठी हुई हूँ, क्लास ले रही हूँ। स्लीपर्स स्लीपर्स भी अच्छी वाली पहनिए, प्लास्टिक्स मत पहनिए बिल्कुल। ये हाँ ध्यान जी हाँ, रखिए। स्लीपर भी अच्छी है। लेकिन वो बस अब नंगे पैर ही चलना, क्योंकि नंगे पैर चलने की कभी आदत नहीं थी। घर में भी चप्पल पहन के अर्थिंग हो रहते जाती थे। है ना, अर्थिंग होने से क्या होता है, अर्थ में सप्लाई हो जाएगा वो एनर्जी, तो फिर आपको हाँ, करंट। ये तो ठीक है मैम, लेकिन पानी जैसे बहता है, नल को हम चलाते हैं, पानी बहता है, अब उसके काम करने के लिए उसके नीचे हाथ जाते, एकदम से हाथ जाके, तब भी बड़ी जोर से शॉक लगता है। तो ये बड़ी अजीब सी हालत हो गई है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अब डर लगता है कि डॉक्टर के पास जाए तो बहुत सारे टेस्ट, ये सब इन चीजों से भी एक डर लगता है। न्यूरोलॉजिकल इशू है, आई थिंक। तो एक बार आप कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए, या फिर नेचुरोपैथी में आप बात कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि नेचुरोपैथी में ऐसे केसेस मैंने नेचुरोपैथ कभी हैंडल नहीं किया, इस तरह का केस। लकड़े की खड़ाके आते हैं, वो पहनना चाहिए आपको, तो बॉडी नेगेटिव होना चालू होगा। खड़ाऊ बोलते हैं लकड़े की। वो तो हाथ पैर टूट जाएंगे फिसल के। नहीं नहीं, पहले 5 दिन आपको प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे उसे काफी कंफर्ट हो जाएगा। वो छोटी वाली लीजिए, बड़े वाली मत लीजिए। हाँ, वो बहुत पहले पहनते थे जब हमारे घर जो मतलब मिट्टी के फर्श थोड़े दूसरे होते थे। अब ये बहुत ज्यादा स्लिपी हैं, तो ये घर के फर्श भी बड़े अजीब हो गए हैं। तो ये सब चीजें दिक्कत कर रही हैं, समझ नहीं आ रहा इसको आपका कैसे ब्लड मैनेज रिपोर्ट करूं। आप मैडम को शेयर कीजिए, फिर उस पे से एनालाइज करवा दें।
ठीक है, अभी क्लास को खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं. Thank you very much. Good night. Good comment. Good night everyone. Good topics we discussed. Thank you very much. Thanks, mom. Thank you. Good night. Jai Shri Krishna. Thank you. Bye.